Hello students, welcome to our YouTube channel. Before start, please subscribe, like, share, also hit the bell icon, never miss regular updates. Thank you. So आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है इम्पैक्ट पैरामीटर, ओके. उसके बाद है न्यूक्लियर साइज, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ओके. इससे पहले वाले वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि ये उसी के आगे का पार्ट है, ठीक है. अदर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर क्लिक करें. सो लेट्स स्टार्ट इम्पैक्ट पैरामीटर. सो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस between velocity vector and central line of nucleus. ओके. सो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किन किन के बीच में? वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस. वेलोसिटी वेक्टर किन का? अल्फा पार्टिकल्स का, ओके. मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है. ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, ओके. और ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ अप्रोच हो रहा है. ये जो अप्रोच हो रहा है, ये जो लाइन है, यही क्या है? अल्फा पार्टिकल्स का वेलोसिटी वेक्टर. अल्फा पार्टिकल्स का वेलोसिटी वेक्टर. तो अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर, ओके. इसे इम्पैक्ट पैरामीटर को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, ओके. स्मॉल बी से हम इसको डिनोट करते हैं. अगर स्मॉल बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल में से सीधे निकल जाएंगे. अगर स्मॉल बी की वैल्यू कम होगी तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे. अगर बहुत ही कम होगी तो 90 डिग्री से ऊपर के एंगल पर स्कैटर होंगे. जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ओके. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे, ओके. और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम है, यानी अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास आएगा धीरे धीरे, ठीक है, तो वो क्या होगा? स्कैटर होगा, ठीक है. ऐसे कुछ 90 डिग्री से कम एंगल पर स्कैटर होंगे, ठीक है, और कुछ 90 डिग्री से अबोव एंगल पर स्कैटर होंगे, ठीक है. और अगर जस्ट सामने आ जाएगा तो 180 डिग्री पे वापस स्कैटर हो जाएगा, ओके. इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला है B के जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन ई के. आप सभी जानते हैं के क्या होता है? के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ओके. और ई के क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी, ओके. और थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, ओके. तो यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं. जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, ई इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ओके. थीटा स्कैटरिंग एंगल होता है, और ई के क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके. So this is impact parameter. It is a perpendicular distance between velocity vector of alpha particles and central line of nucleus, ओके. अगर b की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे. और अगर b की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास से जा रहे होंगे, और पास से जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस से कोलिजन करेंगे तो स्कैटर होना स्टार्ट कर देंगे. बहुत पास आ जाएंगे तो 90 डिग्री से अबोव एंगल पर स्कैटर हो जाएंगे, ओके. दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ओके. मान लो ये यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियस है, ओके. ये न्यूक्लियस है, ओके. अब यहाँ पर कोई एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या होगा, इनका कोलिजन होगा। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल जितना क्लोज इसके अप्रोच करेगा, ओके, वहाँ पर उसकी जो जितने कम डिस्टेंस पे ये अप्रोच करेगा, वो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी, वो डिस्टेंस ही क्या होगी, न्यूक्लियर की साइज होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बहुत पास आ रहा है, क्लोजेस्ट अप्रोच है इसकी न्यूक्लियस की तरफ। ओके, और यहाँ से क्लोज अप्रोच होके ये क्या करेगा, वापस स्कैटर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 180 डिग्री के एंगल पर स्कैटर हो जाएगा। तो दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। और क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जहाँ पर ये पास में आ रहा है वहाँ पर जो साइज होगी, जो रेडियस होगी या जो डिस्टेंस होगी, उसी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ अजम्पशन माने थे। सबसे पहला अजम्पशन माना था, ये जो कोलिजन होगी वो कौन सी कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। ओके, ये इलास्टिक कोलिजन होगी। सेकंड पॉइंट, इन दोनों चार्जेस को, किन किन को, अल्फा पार्टिकल को और न्यूक्लियस को पॉइंट चार्ज माना गया था। ठीक है, पॉइंट चार्ज। ओके, यानी ये डायमेंशन लेस थे, यानी इनकी कोई डायमेंशन नहीं थी, डायमेंशन लेस अल्फा। ये कुछ अजम्पशन थे जो रदरफोर्ड ने माने थे, ठीक है, साइज निकालने के लिए। सबसे पहला, ये कोलिजन कैसी होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, और अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज की फॉर्म में लिए गए थे। ओके, थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस जो है वो हेवी था, हेवी माना गया था। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हेवी। न्यूक्लियस क्या, कौन से, गोल्ड फॉइल के जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हेवी। क्योंकि अगर ये हेवी नहीं होंगे तो ये जो न्यूक्लियस है वो भी अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। ओके, तो ये न्यूक्लियस है एज कंपेयर्ड विद द अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या है, हेवी है। ये कोलिजन होने के बावजूद ये अपनी जगह पर बने रहते हैं। गोल्ड फॉइल के जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत हेवी होते हैं। इसीलिए ही इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमने कि जो अल्फा फॉइल है, जो गोल्ड फॉइल है, उसी का ही यूज़ किया गया था। ठीक है ना, गोल्ड फॉइल का यूज़ हमने क्यों किया था, इसका क्या रीज़न था, एक तो इसको बहुत थिन बनाया जा सकता था, दूसरा इसका रीज़न था जो न्यूक्लियस होते हैं गोल्ड फॉइल के वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत हैवी होते हैं। तो कोलिजन अगर हो भी जाएगा तो गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस अपनी जगह पे बने रहेंगे, केवल और केवल अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे। ओके, तो न्यूक्लियस है वो हैवी है और कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगी, और अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस दोनों क्या लिए गए थे, पॉइंट चार्ज लिए गए थे। तो ये कोलिजन बेसिकली कैसी है, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। ओके, ये कोलिजन कैसी है, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो इसके लिए फॉर दिस टाइप ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। वॉट इज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Q1 Q2 आर द चार्जेस। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पहले Q1 और Q2 को। तो Q1 क्या है, यहाँ पर Q1 इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, 2He4। तो हीलियम क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, +2E। क्यों, क्योंकि इसमें इसका चार्ज क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2E होगा ना भाई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो 2 प्रोटॉन है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2E। Q2 यानी न्यूक्लियस का चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होती है, प्लस में होती है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज। और इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज +ZE। ओके, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस +ZE। भाई एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E। टोटल प्रोटॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कितने हैं, Z। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ZE। तो Q1 इज इक्वल टू 2E एंड Q2 इज इक्वल टू ZE। ओके, और R है, R के यहाँ पर क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्लोजेस्ट
डिस्टेंस है, तो इसको आप आर मिनिमम भी लिख सकते हैं या फिर आर नोट। ओके, तो मैं यहाँ पे आर मिनिमम से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, सो और ये तो हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, वी इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एम इज द मास। नाउ काइनेटिक एनर्जी is equal to potential energy. Using this equation, half mv square is equal to k, q1 की वैल्यू क्या है 2e, और q2 की वैल्यू क्या है प्लस ZE अपॉन R मिनिमम। तो यहाँ से R मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, R मिनिमम क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर चला जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू के, ये 2 है, आगे Z E इंटू ई स्क्वायर 2ZE स्क्वायर। ओके, अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, ये 2 पर चला जाएगा, तो के 4ZE स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द closest approach or size of nucleus. You can calculate from this using this formula. M is the mass, V is the velocity, E is the charge of electron and Z is the atomic number. Okay, जिस भी एटम के लिए फॉर एग्जांपल आपको सोडियम के लिए कैलकुलेट करना है तो Z11 रखोगे, फॉर एग्जांपल हीलियम के कैलकुलेट करना है तो Z की वैल्यू 2, बेरिलियम के लिए Z इज इक्वल टू 4, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट approach. Okay, now the last topic of Rutherford atomic model. लिमिटेशंस में सबसे पहले रदरफोर्ड की ये लिमिट थी कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं दे पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन इट, द रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट explain the stability of atom. Okay, Rutherford model cannot explain the stability of atom. कैसे, देखो, according to electromagnetic theory, जितने भी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएट करते हैं। ओके, जितने भी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएट करते रहते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहता है। ओके, अब ये भी क्या करता है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस की ओर क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता रहता है, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी क्या करता है, लूज करता रहता है। ओके, कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी क्या होती है, लूज होती रहती है, और ये न्यूक्लियस की ओर, ठीक है, एक्सेलरेट होता रहता है। ओके, अगर ये कंटिन्यू रेडिएशंस रेडिएट करता रहेगा, इसकी एनर्जी लगातार कंटिन्यूसली लूज करता रहेगा और पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज में कोलैप्स कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, फिर स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा। ओके, ऐसे जैसे ये मान लो बीच में न्यूक्लियस है, तो ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में कोलैप्स कर जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रेडिएशन रेडिएट कर रहा है। अब कंटिन्यूसली अगर रेडिएशन रेडिएट करेगा और एनर्जी लूज करता रहेगा तो एट लास्ट ये पॉजिटिव चार्ज में आके कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। तो इससे एटम की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन ही नहीं हो रही।
कि एटम स्टेबल कैसे हुआ। भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे न्यूक्लियस में अगर गिर जाएंगे तो आप एटम को स्टेबल कैसे बता सकते हो। ओके, तो सबसे बड़ी ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली radiating the radiations. Okay, that's why he follows the spiral path. Okay, and it approaches to the nucleus and it collapses in the nucleus. Okay, so the Rutherford's atomic model cannot explain the stability of atom. Second point, it could not explain the spectrum of hydrogen atom. Spectrum of hydrogen एटम। ओके, ये इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।